नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। बांग्लादेश में रिसेंटली जो बड़े लेवल पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए थे, उसके बाद दोस्तों अब दो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर। सबसे पहली रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि सीधे तौर पे बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को $400 मिलियन का नुकसान हो चुका है, बिकॉज जब ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहे थे तो लगातार 15 दिनों के लिए बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जितनी भी वहाँ पे टेक्सटाइल गारमेंट के उद्योग हैं, वो सारे के सारे शट डाउन हो चुके थे। और दूसरी रिपोर्ट जो कि सामने आई है वो बताती है कि ऑलमोस्ट $2 बिलियन के टेक्सटाइल ऑर्डर्स जो कि बांग्लादेश में आने वाले थे, बिकॉज उन 15 दिनों में ये सारे के सारे उद्योग बंद रहे, तो ये जो $2 बिलियन के ऑर्डर्स हैं ये बांग्लादेश के पड़ोसी देशों के पास चले गए। मेनली ये वाले जो ऑर्डर्स हैं ये इंडिया और वियतनाम की इकोनॉमीज के पास शिफ्ट होते हुए देखने को मिले। ये दोनों ही रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं दोस्तों, कल ही सामने आई हैं और ये बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा सेटबैक बन जाता है, बिकॉज अगर आप लोग बात करें वॉल्यूम के हिसाब से तो बांग्लादेश दुनिया का सेकेंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर माना जाता है आफ्टर चाइना। एंड बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि लेवाइस हुआ, ज़ारा हुआ, H&M हुआ, ये सारे के सारे जो ब्रांड्स हैं, इन सभी के जो ऑर्डर्स हैं ये अभी तक मेनली बांग्लादेश में आते थे, लेकिन अब इनके ऑर्डर्स आना कम हो चुके हैं। और अगर आप लोग बात करें वैल्यू के हिसाब से तो वहाँ पर भी बांग्लादेश दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर माना जाता था क्लोथिंग का आफ्टर चाइना एंड यूरोपियन यूनियन, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि वो वाली सिचुएशन बांग्लादेश के लिए बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। और ये पर्टिकुलरली बांग्लादेश की एक्सटर्नल इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, बिकॉज ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसको बांग्लादेशी इकोनॉमी का लिंच पिन माना जाता है। और कहा जाता है कि उनके जो टोटल एनुअल एक्सपोर्ट्स हैं इसमें 85% ऑफ जो एक्सपोर्ट्स हैं ये केवल और केवल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के माध्यम से ही देखने को मिलते हैं। एंड दोस्तों सबसे ख़राब बात ये है कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स तो हमें तब देखने को मिली, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो अभी भी सॉल्व आउट नहीं हुई है, बिकॉज अभी जब मोहम्मद यूनस की वहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है तो अभी भी वहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फिर से प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। आज से 2-3 हफ्ते पहले 30 सितंबर को बांग्लादेश की राजधानी ढाका का एक सबर्ब है जिसका नाम है अशूलिया, वहाँ पर बड़े लेवल पे गारमेंट वर्कर्स के द्वारा प्रोटेस्ट हुए थे। बल्कि ये वाले जो प्रोटेस्ट हुए थे इसमें तो एक वर्कर की डेथ भी हो गई थी और कई सारे वर्कर्स घायल भी हुए थे। एंड जस्ट कल ही की बात है 20 अक्टूबर, ढाका का एक और सबर्ब है नारायणगंज, वहाँ पर भी जो रेडीमेड गारमेंट वर्कर्स हैं उनके द्वारा प्रदर्शन को शुरू किया गया है। ऑलमोस्ट 200 वर्कर्स हैं जो कि यहाँ पर हाईवेज को ब्लॉक कर रहे हैं, यानी कि क्लियरली जो प्रॉब्लम्स हैं वो बांग्लादेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर सॉल्व आउट नहीं हुई हैं। एंड इस पूरी की पूरी गतिविधियों का जो बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो रहा है दैट इज़ हमारा प्यारा भारत। क्योंकि दोस्तों अगर आप फिलहाल देखें तो मोटे लेवल पे जो टेक्सटाइल के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इंडिया में देखने को मिल रही हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट सामने आई थी कि 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होने वाली है केवल टेक्सटाइल पार्क में। एंड उसके अलावा इवन जो इंडिया में छोटे छोटे टेक्सटाइल हब्स हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे तमिलनाडु का तिरुपुर का एक टेक्सटाइल हब है, बताया गया है कि इसमें जब ये सारी बांग्लादेश में प्रॉब्लम आई तो केवल इस छोटे से शहर को, शहर भी नहीं कहना चाहिए, बहुत ही छोटा सा टाउन है जिसमें केवल 2 हफ्तों के अंदर अंदर 450 करोड़ के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स देखने को मिले। तो ये सारा का सारा जो शिफ्ट है ये मेनली इंडिया और वियतनाम में देखने को मिल रहा है। वियतनाम में देखिए बहुत सारे जो टेक्सटाइल के उनके जो स्टॉक्स हैं जो कि उनकी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बिकॉज अब वहाँ के लोगों को लग रहा है कि हमारे पास जो ऑर्डर्स हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली हैं। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या रिपोर्ट सामने आई है जो कि बात करती है बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री और उसमें हुए लॉसेस के बारे में, और इसका क्या फ़ायदा भारत को हो रहा है उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक वेबिनार लेकर आ रहे हैं आज से 3 दिन बाद 24 अक्टूबर को। इसमें एनरोल करना बिल्कुल ना भूलिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये शाम को 5 बजे डिस्कस करेंगे आपकी यूपीएससी की
करंट अफेयर्स स्ट्रैटेजी को। ऑल्सो अगर आप लोग हमारे सेंटर्स के बारे में नहीं जानते तो अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और अब बिहार के पटना में भी आ चुके हैं, जहां पर दी हुई डेट्स के ऊपर आपके लिए जीएस बैचेस को शुरू किया जा रहा है, जिसके साथ साथ हम लोग आपके लिए सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज और टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवा रहे हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप लोग नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं या फिर हमारे सेंटर्स को विजिट भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए हमारी ऐप को डाउनलोड करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं, जो दो बातें सामने आई हैं वो आपको बता दूं। सबसे पहली बात तो कहा गया है कि केवल जब वो 15 दिनों के लिए बहुत ही बड़े पैमाने पे स्टूडेंट्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा था, तो उस टाइम पर ऑलमोस्ट 400 ऐसे बड़े उद्योग थे जो कि उस टाइम पे बंद रहे, जिसकी वजह से कहा गया है कि इन 400 उद्योगों को केवल बंद रहने की वजह से ऑलमोस्ट $400 मिलियन का सीधा लॉस है जो कि उस इंडस्ट्री को झेलना पड़ा है। और केवल ये वाली जो 400 फैक्ट्रीज हैं, केवल इनसे ही ऑलमोस्ट $7.5 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ करता था, लेकिन केवल ये बंद रही 15 दिन तो इतना भारी लॉस इनको यहाँ पे झेलना पड़ा है। दूसरा तरफ, एक तरफ तो लॉस हुआ, लेकिन दूसरी तरफ जो बहुत सारे ऑर्डर्स जो कि शायद इनकी इंडस्ट्रीज़ को मिलने वाले थे वो रीजनल इकोनॉमीज़ में शिफ्ट हो रहे हैं, मेनली इंडिया एंड वियतनाम में। इसके साथ साथ पाकिस्तान, श्रीलंका में भी शिफ्ट हुए हैं, बिकॉज जो लेबर अनरेस्ट था वो इन इलाकों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। एंड कहानी केवल यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, बिकॉज ये बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है, बिकॉज बहुत सारे जो ऑर्डर्स जो यहाँ पे शिफ्ट आउट हो चुके उसकी वजह से बांग्लादेश के कई सारे जो छोटे और जो मीडियम साइज के गारमेंट एंड टेक्सटाइल यूनिट्स हैं वो यहाँ पे शट डाउन हो चुके हैं। आप देखिए, रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि 3,3500 में से 700 से 1000 के आसपास ऐसे टेक्सटाइल यूनिट्स हैं जिनके ऊपर अब ताले लग चुके हैं। और ये पर्टिकुलरली बहुत बड़ा सेटबैक इसलिए बन जाता है बिकॉज लाइक आई सेड, ये वाली इंडस्ट्री बांग्लादेश की इकोनॉमी की लिंचपिन इंडस्ट्री मानी जाती है। उनके टोटल एक्सपोर्ट्स में से 85% का जो योगदान है, दिस इज अ वेरी वेरी बिग नंबर, वो केवल और केवल टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही देखने को मिलता है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि ये कहानी तो हमें तब देखने को मिली थी जब प्रोटेस्ट चल रहे थे, लेकिन यूनस के गवर्नमेंट के आने के बाद भी सिचुएशन अभी तक सुधरी नहीं है। जस्ट आज से 3 हफ्ता पहले 30 सितंबर को बांग्लादेश में गारमेंट वर्कर्स के द्वारा बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें कि एक गारमेंट वर्कर की हत्या भी हो गई एंड कई सारे लोग यहाँ पे इंजर भी हो गए थे। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि सिचुएशन को काम डाउन करने की बजाय जो यूनस गवर्नमेंट है उन्होंने आर्मी और पुलिस को लगा दिया, जिन्होंने जाकर के और भी कई सारे टेक्सटाइल वर्कर्स को अरेस्ट किया, हिरासत में लिया और साथ में कई सारे टेक्सटाइल वर्कर्स के ऊपर इनके द्वारा केसेस भी दर्ज करे गए। यानी कि आप अपने इंडस्ट्रियल प्रोटेस्ट को काम डाउन करने की बजाय इसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हैं। और ये दोस्तों जो प्रॉब्लम है अभी भी सॉल्व नहीं हुई है। कल ही की खबर है 20 अक्टूबर की, कई सारे रेडीमेड गारमेंट वर्कर्स के द्वारा ढाका की एक और सबब नारायणगंज में भी बहुत सारे प्रोटेस्ट को किया गया कि हमारी जो तनख्वाह है वो बढ़ा दी जाइए, हमारी नाइट शिफ्ट की अलाउंस होनी चाहिए वगैरह वगैरह। यानी कि क्लियरली जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व नहीं हुई है। नाउ इस पूरी चीज़ का बेनिफिट किसको हो रहा है? देखिए, अभी तक तो ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स हैं कि सिचुएशन जो है वो इंडिया को बेनिफिट कर रही है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी हमें देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश की वजह से जो हमारे उत्तर प्रदेश का राज्य है वहाँ पे 10,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बातचीत हो रही है। वहाँ पे टेक्सटाइल पार्क है जो कि बेसिकली आ रहा है और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि ऑलरेडी इंटरेस्ट शोकेस कर चुकी हैं कि हम लोग आकर के इसमें अपने अपने उद्योगों को खड़ा करने वाले हैं। इतना ही नहीं, नोएडा में जो कि एक एक्सपोर्ट क्लस्टर जोन था, वहाँ पर जाने माने ब्रांड ज़ारा से ऑर्डर्स देखने को मिलना शुरू हो चुके हैं। ज़ारा जिसके कपड़े अभी तक मेनली बांग्लादेश में बनते थे, उसके कपड़े दोस्तों अब इंडिया में हमें बनते हुए देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर वाकई में इंडिया को इस शिफ्ट को परमानेंट करना है तो उसके लिए हमें 2-3 चीज़ें और करनी होंगी। सबसे पहली बात तो इंडिया को अपनी स्पिनिंग कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की मदद से हमें एडिशनल स्पिनिंग एंड गारमेंट यूनिट्स को एस्टैब्लिश करना होगा। ऐसा इसलिए बिकॉज अभी तक क्या था कि इंडिया बांग्लादेश को अपना बहुत सारा जो रॉ कॉटन है, रॉ यार्न है, वो सेल करता था और उसके बाद बांग्लादेश फाइनल प्रोडक्ट को तैयार करता था। यानी कि डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री में बांग्लादेश का बहुत बड़ा योगदान था। तो आज एक्सपर्ट्स
का ये कहना है कि डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री का जिसमें बांग्लादेश स्पेशलाइज करता है, आज हमें भी उसमें स्पेशलाइज करने की आवश्यकता है सो दैट हम लोग उस एरिया को भी कैप्चर कर सकें। साथ में कहा गया है कि टेक्सटाइल टेस्टिंग लैब्स होनी चाहिए जो कि इंटरनेशनल डोमेस्टिक स्टैंडर्ड्स के साथ जिनको अलाइन किया जाए सो दैट अगर कल को हमें भी अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है तो हम लोग भी कर सकें। एंड टेक्सटाइल वर्कर्स ज़्यादा मात्रा में पाने के लिए हमें हमारे ITI करिकुलम में टेक्सटाइल स्किल्स को ऐड ऑन करना चाहिए स्पेसिफिक टू इंटरनेशनल डिमांड सो दैट यहाँ से भी हम लोग जो लेबर फोर्स है उसका इंतज़ाम भी बेसिकली कर सकें। रही बात बांग्लादेश की, तो वहाँ पर मैं आपको बता दूं कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं है। बांग्लादेश की ऑलमोस्ट एंटायर इकोनॉमी सिट करती है इसी पर्टिकुलर टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे। उनकी नेशनल GDP में 11% का योगदान है और उनके एक्सपोर्ट्स में आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी 80 to 85% का योगदान है। अगर इस इंडस्ट्री को कुछ होता है तो मान के चलिए कि इससे बांग्लादेश की इकोनॉमिक क्राइसिस भी शुरू हो सकती है। देखते हैं क्या होता है। जो भी आपकी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।